गुड आफ्टरनून। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन डाला था, कौन सा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह आज एक और क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे फंसते भी हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन। पहले तो मैं क्रोजन की बात करता हूँ। क्रोजन क्या होता है? क्रोजन आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। ठीक है, क्रोजन ऑफ मेटल। बेसिकली क्रोजन ऑफ मेटल क्या हो गया? किसी भी मेटल को जब रस्ट लगती है उस प्रोसेस को क्रोजन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रोजन बोलते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी, द स्लो हीटिंग ऑफ मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड्स ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड क्रोजन। मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं ये वो मेटल सरफेस है जिस सरफेस पे क्रोजन होना है। अब अगर मैं मेटल सरफेस की बात करूं तो ये सॉलिड सरफेस होगा। ठीक है, आयरन का सरफेस ले लो, कौन सी फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। और इसके आगे पीछे जो गैसेस होंगी, लाइक CH2 हो गया गैसेस फॉर्म में, CO2 हो गया, और भी बड़ी सारी गैसेस होंगी इसके आगे पीछे। तो यहाँ पे जो मेटल सरफेस है वो एनोड एक्ट करता है और जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होंगी वो कैथोड एक्ट करेंगी। जो मैकेनिज्म ऑफ क्रोजन का बेसिक प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पे है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी अगर आपको याद हो तो वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम टाइम पे होती है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे क्या होना था? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब ऑक्सीडेशन किसकी होनी है? मेटल की। मेटल कौन है? आयरन। तो आयरन जो सॉलिड फॉर्म में है Fe, उससे Fe2 पॉजिटिव आइंस बनेंगे और प्लस आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं ये रिएक्शन यहां करूं तो जो मेटल है आयरन, इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें मिल रहा है Fe2 पॉजिटिव, कौन सी फॉर्म में? एक्वस, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ। इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिलीज होंगे और कहां जाएंगे? ये जो गैसेस है ये उनको कैप्चर करेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी जब हम, और कैथोड पे क्या होता है? एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। अब रिडक्शन के लिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे, सबसे पहले H2O क्या गैसियस फॉर्म में होगा? यहां कहीं होगा, इस मेटल सरफेस के आगे पीछे। सिमिलरली CO2 भी होगा, कौन सी फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, H2O वाटर वेपर्स की फॉर्म में इसके आगे पीछे होगा मेटल सरफेस के, और CO2 गैस भी होगी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो H2CO3 एक गैस बनेगी जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। बात समझ आ गई? फिर यही जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 गैसेस फॉर्म में इसके आइंस बन जाएंगे। और आइंस कैसे बनेंगे? 2H पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में और CO3 2 नेगेटिव, ये भी एक्वस फॉर्म में। बात समझ आ गई? देखो, जिनके आगे भी गैसेस लिखा है वो एटमॉस्फेयर में होगी। बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे यही होती है कि वो इन रिएक्शंस को याद करने चले जाता है। याद करने जाओगे नहीं होंगे। समझो इसको, ये वो मेटल सरफेस था आयरन का जिसकी ऑक्सीडेशन हुई, और इसके आगे पीछे जो गैसेस थी अब वो इस सरफेस को यूज करेंगे। तो H2O वेपर फॉर्म में, CO2 गैसेस फॉर्म में, दोनों एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होंगे और दोनों कंबाइन होकर H2CO3 बन जाएगा। यही H2CO3 वापिस आइंस बनाएगा, और ये जो H पॉजिटिव होंगे ना इसके आगे पीछे, यहाँ पे H पॉजिटिव, अब वो H पॉजिटिव क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो यहां से आए थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके O2 भी होगा एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन गैस कहीं होगी यहाँ पे। H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और O2, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो आपको पता है वाटर ही बनेगा। तो बन गया वाटर लिक्विड फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 4 अगर H पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होंगे, तो यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना।
बात समझ आ गई। अब यहाँ एक बात आप नोट करोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं 2, और यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 4, तो इस पूरी रिएक्शन को अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाटर गैसियस फॉर्म में था, और यहाँ पे जो वाटर आया वो लिक्विड फॉर्म में आया। हमने ये 3 रिएक्शन सिर्फ इसलिए करी हैं जो वाटर गैसियस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाए। और मिलेगा कैसे, यहाँ देखिए, गैसियस फॉर्म मतलब सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में है कहीं, बट जब वो सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में था वो वाटर लिक्विड फॉर्म में आया, तो मतलब वो वाटर कहाँ पे है, अब वो सरफेस के ऊपर है। और जब वो वाटर सरफेस के ऊपर आएगा तभी जो आगे प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब यहां देखिए ये रिएक्शन, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और ये रिएक्शन, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, 2Fe solid gives us 2Fe2 positive aqueous plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस रिएक्शन को भी लिख लो, 4H positive aqueous plus 4 इलेक्ट्रॉन्स plus O2 gaseous gives us 2H2O liquid। क्या लिखा, 2H2O liquid। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो एक रिएक्शन बन जाएगी। क्या रिएक्शन बनेगी बताओ, 2Fe solid प्लस 4H positive aqueous प्लस O2 gaseous gives us, क्या गिव करेगा, 2Fe2 positive aqueous प्लस 2 टाइम्स H2O, कौन सी फॉर्म में, लिक्विड। अब अगर मैं यहां एक बात देखूं तो Fe2 पॉजिटिव ये रहा मेटल सरफेस, और H2O लिक्विड वो भी इसी सरफेस के ऊपर होगा, तो अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो Fe2 पॉजिटिव एक्वस, ये रहा रिएक्टेंट, H2O लिक्विड ये रहा रिएक्टेंट। मतलब इस रिएक्शन के जो 2 प्रोडक्ट हैं वो दोनों आपके लिए क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे। प्लस O2, क्या लिखा आगे, गैसियस, तो मतलब एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। ये सारे आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, बनेगा Fe2O3, जिसको आप फेरिक ऑक्साइड बोलते हो, और प्लस आ जाएगा H पॉजिटिव आइंस एक्वस फॉर्म में। इनको बैलेंस कर लेंगे। Fe कितने हैं, 2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से कर देंगे। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Fe4 हो गए, 4 हो गए, O कितने हो गए, 6, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 8H पॉजिटिव आ जाएंगे। अब Fe2O3 यहां से लिया प्लस X टाइम्स वाटर। X टाइम्स वाटर क्यों आया, सुनिए ध्यान से, क्योंकि कितना वाटर चाहिए होगा वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। किसके सरफेस एरिया पे, मेटल पे। अगर छोटा मेटल है, ठीक है, तो उस पर रस्ट कम लगेगी। अगर बड़ा मेटल है, सरफेस ज्यादा बड़ा है, तो उस पर रस्ट ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये X बेसिकली मेटल के सरफेस पे डिपेंड करेगा। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बनेगा Fe2O3 डॉट X टाइम्स H2O, जिसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है, यही आपका आएगा क्या, क्रोजन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, जो मैकेनिज्म है क्रोजन का वो बेसिकली ये है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी बार आप इसको लॉन्ग आंसर में देखते हो। किसमें देखते हो, लॉन्ग आंसर में। तो देख लीजिए इसको एक बार।